जैन टॉक्स के 104वें टॉक सेशन के अंदर मैं नील आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ भावनगर से डॉक्टर मालती शाह जी जुड़े हुए हैं और जो कि जैन दर्शन की विदुषी है और साथ ही साथ साहित्य के क्षेत्र के अंदर उन्होंने बहुत सारा योगदान हमारे समाज को दिया है। आज जैन टॉक्स की इस प्लेटफॉर्म से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात होने वाली है और डेफिनेटली जितने भी दर्शक जुड़े हैं सभी को इसके इतिहास के बारे में जानने में रुचि होगी। आज बात होने वाली है सेठ श्री आनंद जी कल्याण जी की जो पीढ़ी है, जो कि जैनों में सबसे बड़ी पीढ़ी गिनी जाती है, उसके इतिहास के ऊपर बात होने वाली है। बहुत सारे इसके रिलेटेड जो प्रश्न हमारे मस्तिष्क में है और शायद प्रश्न नहीं हो तो भी बहुत सारी ऐसी जानकारी आज हमें हासिल होगी। सो मुझे आनंद है कि आप सब इतनी संख्या के अंदर आज के इस टॉक सेशन के अंदर जुड़े हैं। सो आज का टॉक सेशन शुरुआत करें उससे पहले मैं आप सभी को हमारे जो वक्ता है डॉक्टर मालती बेन शाह जो कि भावनगर से जुड़े हैं उनका संक्षिप्त में परिचय देना चाहूंगा। डॉक्टर मालती बेन शाह इज अ गोल्ड मेडलिस्ट इन बीए एंड एमए फिलोसॉफी। She completed her PhD in philosophy in 1997. She also has a B.Ed in Gujarati and Sanskrit and completed her diploma in yoga education in 2016. She is a teacher of philosophy and logic, having taught in many colleges and especially blind schools. Dr. Shah has co-authored several books and worked as an assistant for 2 years विद द ऑथर ऑफ द बुक। आप ध्यान से ये सुनना बात कि जिन्होंने सेठ श्री आनंद जी कल्याण जी पेढ़ी का इतिहास लिखा है उनके साथ इन्होंने 2 साल काम किया है। तो आप समझ सकते हैं कि इनको भी ये काम का अनुभव है और उन्होंने भी इसके इतिहास को खूब अच्छी से जाना है। सो हर वर्क ऑन नगर सेठ शांतिदास जवेरी was awarded by the Gujarat Sahitya Academy in 1987. So डॉक्टर मालतीबेन शाह पहले भी जैन टॉक्स के ऊपर आके गए हैं और उन्होंने इतिहास में ही नगर सेठ शांतिदास जवेरी के ऊपर बहुत ही सुंदर बात की थी और हमारे सभी श्रोताओं ने उसके ऊपर बहुत रुचि दिखाई थी और इंटरेस्ट भी लिया था। She has written commentaries on 11 ancient manuscripts on Gyansar along with Acharya Pradyumna Sagar Suriji. She has also worked on the book Prernani Pavan Murti along with Padma Shri Dr. Kumarpal Bhai Desai, and Dr. Shah has also presented several research papers at philosophical conferences and seminars. So we are very fortunate to have her on the Jain Talks platform and I sincerely welcome her on Jain Talks and I request her to unmute. मालतीबेन प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। हाँ, सो हम लोग फिर एक बार जैन टॉक्स के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल रहे हैं और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने हमें दिया है और डेफिनेटली हमारे श्रोताओं को भी बहुत टाइम से इसके बारे में जानने की जिज्ञासा थी। तो हम आज का ये टॉक सेशन शुरू करते हैं और मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है कि जब भी हम कोई तीर्थ स्थान में जाते हैं तो कोई ना कोई पेढ़ी या संस्था उससे जुड़ी होती है। आप दर्शकों को बताइए कि पेढ़ी का कार्य क्या होता है और पेढ़ी की आवश्यकता क्यों होती है। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम और मैं बहुत आभारी हूँ जैन फाउंडेशन की, द जैन फाउंडेशन की, खास करके रमेश भाई, नील भाई और उनके सभी साथीदारों की कोई जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं पेढ़ी के बारे में कुछ बात रख सकूं, हिस्टोरिकल इवेंट्स जो है पेढ़ी के वो सबके सामने रख सकूं। तीर्थ की बात है तो हम सब थोड़ा धर्म ध्यान करने के लिए, फ्रेश होने के लिए, चेंज के लिए तीर्थ स्थानों में जाते हैं। अभी पिछले 1.5 सालों से हम सब घर में पैक है, नहीं जा सकते हैं, तो हमें इंतजार होता है कि हम कब बाहर निकलेंगे। तो तीर्थ एज ए चेंज तो हम लेते ही हैं। तीर्थ क्या है उसको हम पहले समझते हैं। तीर्थ का मतलब होता है नदी का तट या किनारा। आरो या ओवारो गुजराती में बोलते हैं।
कि जहां जाके हम फ्रेश हो सकते हैं, पानी पी सकते हैं, तैर के उस तरफ जा सकते हैं। तो जब हम नमुत्तुडम सूत्र बोलते हैं, तो उसमें हम बोलते हैं कि जीर्णाणम जावियाणम तिन्नाणम तारियाणम। तिन्नाणम तारियाणम का क्या अर्थ होता है कि वो स्वयं तरे हुए भी होते हैं और दूसरों को तैर के दूसरी ओर ले जा सकते हैं। तो हमारे जो तीर्थंकर भगवंत है, वो उन्होंने अपने जीवन में ये संसार रूपी सागर को पार कर लिया है और मोक्ष उन्होंने पा लिया है। इतना ही नहीं, एक कुशल तरवैया ऐसा होता है कि खुद तो तैर सकता है, मगर जो डूबता हुआ है उसका भी हाथ पकड़ के उसको खींच के बाहर ला सकता है। तो तीर्थंकर परमात्मा का एक गुण है तिन्नाण चारयाण, वो स्वयं पार हो गए हैं और अपने जैसे कई जीवों को ये संसार सागर को पार करा सकते हैं। तो ये तीर्थ का मतलब हुआ, तीर्थ का शब्द का अर्थ हुआ। अब तीर्थ माने क्या? तीर्थंकर में तीर्थ शब्द आता है, तो तीर्थंकर का अर्थ ही यही है कि वो सब अपने आप तो तरे हुए हैं, मोक्ष तरफ पहुंच गए हैं और दूसरों को भी ले जा सकते हैं। तीर्थंकर भगवान तो अभी नहीं है, तो तीर्थंकर के अभाव में, उनकी गैरहाजिरी में हमारे लिए ये काम कौन करेगा? तो हमको पता है कि भगवान महावीर को वैशाख सुद दशमी के दिन जो केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके दूसरे ही दिन वैशाख सुद 11 के दिन को उन्होंने चतुर्विध संघ की स्थापना की। चतुर्विध संघ आप समझते हैं, साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। तो भगवान तीर्थंकर भगवान ने अपने तो केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, मगर करुणा से प्रेरित होके उनके मन में ये भावना है कि जिस रास्ते पे हम चले हैं उस रास्ते पे सब लोग चले, ऐसा मार्ग हम किसी को दे सके तो उनका उद्धार हो सकता है। तो धर्म की स्थापना के लिए, धर्म की वृद्धि के लिए, धर्म के प्रसार के लिए उन्होंने चतुर्विध संघ को अपना ज्ञान देने की शुरुआत की और उन्होंने ये ज्ञान देते देते संघ में साधु साध्वी तो वो ज्ञान से वासित हो ही गए, वो तो वो रास्ते पर चलते हैं। मगर श्रावक और श्राविका उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो तीर्थ स्थल पर विराजमान है, कोई गांव में, कोई शहर में, कोई नदी के तट पर, ऐसे तीर्थ की स्थापना की। तो तीर्थ यहाँ दो प्रकार है, एक स्थावर तीर्थ और दूसरा जंगम तीर्थ। स्थावर माने स्थिर, जंगम माने हलता चलता। तो स्थावर तीर्थ जो है वो हम तीर्थ स्थान में जब जाते हैं, पालीताना, शिखर जी, तारंगा जी, केसरिया जी, कई भी स्थान पर जाते हैं, वो जंगम तीर्थ है, वो स्थावर तीर्थ है। और साधु साध्वी श्रावक श्राविका ये हलता चलता जो खुद चलते हैं, ऐसे तीर्थ स्थान है। तो तीर्थ का मतलब होता है, तीर्थ किसके लिए तीर्थ की स्थापना की जाती है? तो धर्म की भावना को जागरूक करने के लिए, उसको टकाने के लिए, उसको उसको उनमें प्रगति हो, इसके लिए तीर्थ की स्थापना की जाती है। तो तीर्थंकर भगवान ने चतुर्विध संघ रूप तीर्थ की स्थापना की। तो वो तीर्थंकर प्रभु अपने आप ही जंगम तीर्थ है और चतुर्विध संघ भी जंगम तीर्थ है। जंगम तीर्थ रूपी चतुर्विध संघ ने स्थावर तीर्थ रूपी तीर्थ स्थानों की स्थापना की कि आदमी वहां जाकर आध्यात्म की प्राप्ति कर सके, अपने अपने अंदर भीतर देख सके और धर्म के मार्ग पर अपना विकास कर सके। तो ऐसे तीर्थ स्थानों की स्थापना वो स्थावर तीर्थ कहलाते हैं। तो ये जो तीर्थ है, ये तीर्थ का मतलब हुआ। सो एक्चुअली मेरा प्रश्न आपसे इसके ऊपर और ज्यादा हमें जानना है कि हम कहीं भी कोई भी तीर्थ पे जाते हैं तो वहां कोई ना कोई पेढ़ी या संस्था उससे जुड़ी रहती है, बराबर? सो ये पेढ़ी का कार्य क्या होता है, उसके बारे में हाँ हमें आप संक्षिप्त में बताइए। हाँ, अभी हम जो स्थावर तीर्थ है, तीर्थ स्थान है, कहीं पे हम यात्रा पे जाते हैं, उसकी बात पे आते हैं। तो कोई भी तीर्थ में हम जाते हैं तो पहले वहां प्रवेश करते हैं, तो उसकी ऑफिस आती है, उसकी ऑफिस में से हमको सब इंफॉर्मेशन मिलती है कि रहने का, खाने का,
दर्शन का, पूजा का, सब क्या व्यवस्था वहां पे है। तो ये तीर्थ स्थान की जो व्यवस्था है उसमें क्या क्या सम्मिलित है, तो रहने के लिए धर्मशाला चाहिए, खाने के लिए भोजनशाला चाहिए, या कोई भी व्यवस्था हो, पर वहाँ ये जो यात्रिक आते हैं उनके लिए ये सब व्यवस्था की जरूरत होती है। पहले तो लोग या ट्रेन में यात्रा करते थे, आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले 45 दिन का संघ निकलता था और वहां लोग जाके एक एक सीट में 5-5, 7-7 दिन रहते थे, आराधना करते थे, ठहरते थे। अभी समय का बदलाव आ गया, परिवर्तन हो गया, तो दिन ब दिन हम देखते हैं कि फास्ट लाइफ हो रही है, मगर जहां भी हम जाते हैं तो हमें उनकी ऑफिस में जाना होता है, उनकी पता करना होता है, और हमको जानकर आश्चर्य होगा कि हम तो वहां जाके पूछ-परछ करते हैं, फिर अपना बुकिंग करवा लेते हैं, वहां ठहरते हैं, खाते पीते हैं, धर्म ध्यान करते हैं, सेवा पूजा आराधना सब करते हैं और 2-3 दिन रहने के बाद वहां से निकल जाते हैं। मगर ये बात सोचने जैसी है कि ये व्यवस्था करता कौन है। तो ये जो व्यवस्था करता है उसके लिए गुजराती में शब्द है कारखानु। आ कारखानु छे, ये एक कारखाना है अथवा एक खाता है या एक पेढ़ी है। ये एक मानो एक संस्था है जिसको पेढ़ी की तरह बुलाया जाता है। और हमें आश्चर्य होगा कि रहने के लिए रूम की व्यवस्था चाहिए, गर्म पानी की व्यवस्था चाहिए, और आराधना करने के लिए जब हम जाते हैं तो केसर, सूखड़, फूल, ये सब की भी आवश्यकता होती है। तो ये सब भी एक एक पॉइंट है, उसके ऊपर सारी व्यवस्था टिकी हुई है। तो ये जो तीर्थ स्थान है, ये तीर्थ स्थान हमको व्यवस्था देते हैं, और ये व्यवस्था की पॉलिसी डिसाइड करना, ये व्यवस्था अपने आप में कैसे चलती है, इसके लिए सभी आदमी को वहां पे रखना, ये कोई वैसे जैसा वैसा कारोबार नहीं है। उसके पीछे बहुत बड़ा मेन फोर्स और सॉफ्ट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की जरूरत होती है। जो दीर्घद्रष्टा लोग हैं वो सोच के उसका नियम बनाते हैं, और इसीलिए उनकी सोच के मुताबिक अच्छी तरह से ये पेढ़ी या कारखाना काम कर सकता है, और तीर्थ स्थान में हमको सब व्यवस्था मिल सकती है। जी जी मालती बेन, बहुत सुंदर बात आपने कही। एक्चुअली इस बात के इसके बारे में हम सोचते भी नहीं है। शायद हम तो जाते हैं वहां से यात्रा वगैरह करके, जो जो फैसिलिटीज है उसको यूज करके आ जाते हैं, पर इस फैसिलिटी के पीछे कौन है और कितनी मेहनत लगती है। जैसे आपने कहा हार्डवेयर भी रिक्वायर्ड है और सॉफ्टवेयर भी रिक्वायर्ड है ये सभी संस्था वगैरह को चलाने के लिए, तो पेढ़ी का ये काम है। सो इसी के साथ मालती बेन, मेरा आपसे अगला प्रश्न ये है कि अगर आज के समय में हम देखें तो सबसे बड़ी हमारे जैनों में कोई पीढ़ी हो तो वो है सेठ श्री आनंद जी कल्याण जी की पीढ़ी, जिसका कार्य क्षेत्र डेफिनेटली बहुत विशाल है। और शायद मेजॉरिटी ऑफ जैन इस पीढ़ी के नाम से फैमिलियर होगी, यानी सभी ने इस पीढ़ी का नाम लगभग सुना होगा। आज आप जैन टॉक्स के माध्यम से हमारे श्रोतागण को ये बताइए कि इस पीढ़ी का इतिहास क्या है, यानी कि यह पीढ़ी कितनी प्राचीन है, इसका जो नाम है आनंद जी कल्याण जी, इसके पीछे क्या इतिहास रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है आपका। शेठ आनंद जी कल्याण जी की पीढ़ी, हम कोई भी तीर्थ स्थान में जाते हैं तो उसका नाम उस पे लिखा हुआ आता है, और वो नाम हम समझते कि कोई व्यक्ति का नाम होगा, शायद कि ऐसे कोई आनंद जी भाई हो गए, कल्याण जी भाई हो गए, बाप बेटे हो गए, तो उनके नाम से ये नाम रखा हुआ होगा, या भाई हो गए या कोई भी हो गए। मगर बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो नाम है आनंद जी कल्याण जी, ये कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। इस नाम की कोई व्यक्ति हिस्ट्री में नहीं पैदा हुई है। तो ये नाम आया कहां से? तो इसका आंसर इतना प्रभावक है, हम हमको धर्म की ओर ले जाता है कि इसके साथ जो भी व्यक्ति जुड़ेगा, छोटा बड़ा, पढ़ा हुआ अनपढ़ होगा, वो जो भी इसके साथ जुड़ेगा उसको जीवन में आनंद मिलेगा और उसका कल्याण होगा। तो ये जो हमारे जीवन की दो अच्छी भावनाएं हैं कि हमको आनंद मिलता है, तीर्थ में हम पग रखते हैं और हमको आनंद मिलता है, कितना अच्छा है। और हमारा कल्याण भी होता है, क्योंकि यहाँ वहां हम अपने आप को ढूंढने के लिए जाते हैं।
तो शेठ आनंद जी कल्याण जी नाम जो है वो कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, ये अच्छी भावनाओं का नाम है। आनंद जी कल्याण जी की पीढ़ी की प्राचीनता अभी हम देखते हैं, मगर ये नाम रखने के बाद, ये नाम देखने के बाद कैसे कैसे नाम यहाँ हमारे पास आ गए देखते हैं। तो भद्रेश्वर में जो पीढ़ी है उनका नाम है वर्धमान कल्याण जी। जो यहाँ आएगा उसका वर्धमान वृद्धि होगी और उसका कल्याण भी होगा। जिनदास धर्मदास ऐसी भी पीढ़ी मिलती है कि जिनदास धर्मदास, ये जैन है और यहाँ जैन धर्म है और धर्म है। तो ऐसे ऐसे नाम हमको मिलते हैं। कल्याण जी परमानंद जी, आबू में जो पीढ़ी है उसका नाम है कल्याण जी परमानंद जी। कल्याण भी मिलता है और परम आनंद, आनंद है और इसके ऊपर का परम आनंदी है। तो कल्याण जी परमानंद जी ऐसा नाम भी हमको मिलता है। तो हमारे जीवन में पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छी भावनाएं क्या मायने रखती है, इसका पता हमें इस नाम के पीछे छुपा हुआ मिलता है कि जिन्होंने इसकी स्थापना की होगी, जिन्होंने उनका कोई का काम किया होगा, उनका नामकरण किया होगा, उनके मन में कितनी अच्छी भावना होगी कि जो भी व्यक्ति इससे जुड़ेगा वो आनंद और कल्याण प्राप्त करेगा। ये तो एक उसके नाम के बारे में बात हुआ। ये पीढ़ी किसकी पीढ़ी है? तो श्वेतांबर जैनों की बहुत जाजरमान पीढ़ी है। जाजरमान शब्द बोलते हैं कि बहुत प्रेस्टिजियस पीढ़ी है। प्रेस्टिजियस शब्द ऐसे नहीं आता है, क्योंकि ये पीढ़ी प्राचीन भी है, विशाल भी है और उसका कारोबार भी एक राज्य के जैसा कारोबार है। तो ये एक जाजरमान पीढ़ी है। और ये पीढ़ी जो है ये कितनी प्राचीन है, इसके लिए हम आपको दो फोटोग्राफ दिखाएंगे कि उनका नाम का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो हमारे पास ये जो इतिहास की पुस्तक है उसमें फोटोग्राफ हमको मिलते हैं, तो फोटा वो देखते हैं। ये जो फोटा है अभी रखा है, ये फोटे में एक अकाउंट बुक जैसा है कि इसमें ये अकाउंट है। तो लास्ट जो लाइन है उसमें लिखा है आणदाजी कला कालम। वो गुजराती है, 300 साल पहले की गुजराती है। और गुजराती हम बोलते हैं तो सूरत की गुजराती अलग है, मेहसाणा की अलग है, कच्छ की अलग है, सौराष्ट्र की अलग है। तो उच्चार अलग अलग होते हैं। वैसे ही 100 साल पहले की गुजराती अलग होती है, 200 साल पहले की अलग होती है। तो ये जो अकाउंट बुक जो चौपड़ा बोलते हैं, जो इधर उसका एक पत्ता दिखाया हुआ है, उसमें शेठ आणदा कला कालन ऐसा नाम लिखा है। और ये किस साल का है? अभी हम जो हमारा जो साल चल रहा है विक्रम संवत 2077, 2077, तो 277 में हम है। ये जो बुक है वो 1787 की है। आज से 290 वर्ष पुरानी ये बुक है। उसमें ये जूनी गुजराती में जो बाता बन के हिंदी के जैसे लिखा जाता था उसमें लिखी है। तो ये लिखा है, उसमें से हमको प्रमाण मिलता है कि ईस्वी सन विक्रम संवत 1787 में पेड़ी का अस्तित्व होगा। और ऐसा ही दूसरा पन्ना हमको मिलता है। वो जो पन्ना मिलता है उसमें पहली लिपि जो है सबके ऊपर शेठ आणदाजी कल्याणजी खातू श्री राजनगरो। राजनगरो वो अहमदाबाद का नाम होता है, राजनगर। तो अहमदाबाद को वो जो जैन नगरी थी इसके लिए उसको राजनगर बोला जाता है। कहीं हमारे साहित्य में अहमदाबाद का उल्लेख राजनगर से होता है। तो राजनगर में ये पेड़ी है और उसका जो क्रेडिट एंड डेबिट का जो हिसाब है वो उस जमाने की भाषा में लिखा हुआ है। और ऊपर वाली जो लिपि है उसमें आणदा कलाणदा खातो श्री राजनगरो ऐसा लिखा है। तो ये हिस्टोरिकल प्रूफ है कि ये पेड़ी आज से 290 ईयर्स पुरानी तो है ही, उससे भी पुरानी है, मगर ये तो हमारे पास लिखित पुरावे हैं। ये पुरावे कहाँ से मिले? तो पेड़ी के पास अपना रिकॉर्ड है। पेड़ी रिकॉर्ड कैसे लगते हैं? तो बड़े बड़े कपड़े लेके उसमें पोटला बांध देते हैं। पोटला जब खोलते हैं तो उसमें से फाइलें निकलती है। तो पेड़ी का पोटला नंबर 1, बंडल नंबर 1, उसमें से फाइल नंबर
3 और फाइल नंबर 7, इसमें से ये 2 पन्ने हमें मिले हैं। आप सोचिए कि ये पन्ने शोधने निकालने में कितनी दिक्कत हुई होगी, कितनी मेहनत हुई होगी। उन्हें गुजराती पढ़नी चाहिए, उसको उसमें पढ़ते-पढ़ते आनंद जी कल्याण जी कहीं लिखा है कि नहीं, लिखा है कि नहीं, देखते-देखते 100 पन्ने देखते जाओ, 200 देखते जाओ, नहीं मिलेगा। मगर अचानक एक दिन तुमको तुम्हारा ध्यान जाए कि ओ ये तो ये आनंद जी कल्याण भी लिखा है, तो तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। ओ हमको तो सोना की गिनी मिल गई। तो इतना आनंद होता है, मगर ये आनंद के पीछे बहुत बड़ी मेहनत है। ऐसा कहा जाता है इतिहास के बारे में कि 100 फाइल हमको देखनी है, उसमें काम की एक ही है, मगर 99 को वो काम की नहीं है, उसको ये बिन जरूरी है, उस कहने के लिए भी उसको देखना तो ही पड़ता ही है, और देखने के बाद भी कुछ मिलेगा या नहीं भी मिलेगा। तो ऐसी कहावत है गुजराती में कि खोद्यो डूंगर અને निकळ्यो उंदर। बड़ा बड़ा डूंगर को हम खोदते हैं, निकालते हैं, उसमें से निकला इतना सा चूहा। तो ये जो 2 पन्ने हमको मिले हैं, वो ऐसे नहीं मिले हैं, बहुत बड़ी मेहनत के बाद मिले हैं। इसके लिए इसका मूल्य हम जब तो किताब पढ़ते हैं ना, तो ऐसे ही पढ़ देते ओ ये तो ऐसा लिखा है, मगर ये लिखा है तो उसका आधार जो है, ये आधार को शोधने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है, उनको हमें सलाम करनी चाहिए कि जिन्होंने ये मेहनत की है। ऐसे सभी संशोधकों को, सभी ऑथर को, सभी लेखकों को हमें सच्चे दिल से नमस्कार करना चाहिए। ऐसी ऐसी बातें इसमें लिखी है। तो ये उसकी जो प्राचीनता है उसका भी थोड़ा ख्याल आया, और उसका नाम कैसे हुआ ऐसा इसका भी उससे ख्याल आया। वेरी मच इंटरेस्टिंग मालती बहन। सो यहाँ एक प्रश्न ये होता है कि आपने जब इतिहास की बात की, तो शायद मैंने जब इसको खोल के देखा था, तो ये जो आनंद जी कल्याण जी पेढ़ीनो इतिहास भाग 1 અને भाग 2, ये बुक पब्लिश हुई थी 1983-1986 में, यानी कि करीबन 40-45 साल पहले। सो ये जो इतिहास लिखा गया, सो बेसिकली ऐसी कौन सी व्यक्ति थी कि जिन्होंने ये इतिहास लिखवाया, और ये इतिहास के संशोधन का और पूरा ये काम किसने किया? बहुत बड़े जाजरमान व्यक्तित्व को हमें इधर देखना होगा। श्री कस्तूरबाई लालभाई, उनका फोटो भी है हमारे पास। तो कस्तूरबाई लालभाई का नाम पेढ़ी में बहुत मायने रखता है, और पेढ़ी में उन्होंने 50 साल तक प्रमुख पद प्रेसिडेंट रहे पेढ़ी के। तो 50 साल तक तो उन्होंने उसमें एक्टिव रोल किया। कैसे आए वो सब हम बाद में देखते हैं, मगर कस्तूरबाई लालभाई ने इतने सारे काम किए हैं कि केवल कस्तूरबाई के लिए ऊपर एक लेक्चर देना हो तो हम फुल फ्लेज लेक्चर दे सकते हैं। उतना काम उन्होंने कस्तूरबाई ने किया है, और वो दीर्घदृष्टा थे। अपने पूर्वजों ने जो उनको दिया विरासत में, उसको उन्होंने बहुत रंगे चंगे से बढ़ा दिया, और उन्होंने सोचा कि ये मेरे को तो ऐसे मिल गया, मगर ये शुरू कब हुआ, कैसे ये आया, तो उसका हिस्ट्री तो होना चाहिए हमारे पास। तो जनरली बनिए लोग होते हैं जो व्यापार धंधा करते हैं, उनको अकाउंट बुक में ज्यादा रस होता है, हिस्ट्री में कम रस होता है। मगर ये एक उद्योगपति थे, फिर भी वो दीर्घ दृष्टि वाले थे। उन्होंने सोचा कि ये तो बहुत खोजने की बात है कि ये तो करना ही चाहिए काम। तो वो सोचते थे कि ये काम किसको सौंपू, किसको सौंपू। कई नाम उन्होंने सोचे, फिर उनके मन में एक नाम आया कि ये जो भाई है वो है तो बहुत प्रामाणिक और इतिहास के प्रेमी है, और अच्छी तरह से उनकी कलम चलती है, तो क्यों ना उनको ये काम सौंपा जाए। तो उन्होंने श्री रतिलाल दीक्षित देसाई को पूछा कि आप ये काम कर सकते हो। उस समय रतिभाई की उम्र 65 से अप थी। उनको थोड़ी बीमारी भी थी, बीमारी वैसे बहुत बड़ी नहीं थी, मगर उसका हाथ जो कंपता था, तो वो लिख नहीं सकते थे, लिखते थे तो देर होती थी, तो वो बोलते और दूसरा लिखते थे। और थोड़ी बीपी की, डायबिटीज की थोड़ी थोड़ी तकलीफ थी, हार्ट का प्रॉब्लम था। तो उनका जी था कि मैं थोड़ी शॉर्ट स्टोरीज लिखूंगा, जैन धर्म की लोगों को रस पड़े ऐसी बातें करूं, लिखूंगा और मेरा समय पसार करूंगा। मगर कस्तूरबाई ने उन्होंने इतना आग्रह किया, 6 महीना 6 मंथ सोचने के बाद
उन्होंने ये काम को स्वीकार किया और उन्होंने लिखा है कि 1 अप्रैल 1974 के दिन उन्होंने ये काम शुरू किया। तो 74 में उनकी एज जब 68 इयर्स थी तब उन्होंने ये काम शुरू किया और काम तो बहुत बड़ा था और गंजावर था। एक अपना रूम भर जाए इतना तो रिकॉर्ड था पेढ़ी का। तो पेढ़ी का इतना बड़ा रिकॉर्ड देखना, उसमें से निकालना, ये कोई नानी सुनी बात नहीं थी। मगर रति भाई ने भद्रेश्वर महातीर्थ जो कच्छ में है उनका इतिहास का काम किया था, वो भी बहुत सराहा गया था। उन्होंने गुरु गौतम स्वामी का चरित्र लिखा था, उसको भी मेडल मिला था। और उन्होंने छोटी छोटी कहानियां हमारे जैन साहित्य में से निकाल के और ह्यूमैनिटीज के बारे में छोटी छोटी कहानियां की जो शॉर्ट स्टोरीज लिखी थी, उसके 10 बुक्स पब्लिश हुए थे, बहुत पॉपुलर थे। और दूसरी आवृत्ति में 10 बुक्स के सिर्फ 5 में उनको सम्मिलित करके 5 बुक में ये पब्लिश हुई। उन्होंने भावनगर से प्रकाशित जैन वीकली में एडिटोरियल लेख 32 इयर्स तक लिखे और एक भी दिन उनका लेख लेट नहीं पहुंचा, इतने वो पंक्चुअल थे कि कोई भी तकलीफ आए, कोई भी मेहमान आए, कोई भी जीवन में प्रसंग आए, अच्छा बुरा, मगर उनको पंक्चुअलिटी के कस्तूरबाई को सब मालूम थी। और ये ऐसे वैसे बात नहीं चलाएंगे, बिना प्रूफ वो कुछ नहीं लिखेंगे और प्रूफ के सिवाय वो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो कस्तूरबाई को पूरी श्रद्धा थी, तो उन्होंने ये काम उनको सौंपा। रतिभाई की एक और बात है कि वो इतने प्रामाणिक थे कि जब वो पढ़ते थे 21 साल के थे तब उनको एक डिग्री दे गई। तो दमानो को उनको एमए की डिग्री दे गई तो वो रड़ने लगे और रो गए, नहीं मैं एमए के लायक नहीं हूँ, मुझे डिग्री नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। फिर वो संस्था ने उन्हें बीए की डिग्री, तो मैं बीए ऐसे तो ऐसे ही बोलती हूँ, तर्क भूषण की डिग्री उनको मिली। तो ये अपने आप को थोड़ा पाप भीरू समझते थे, अपनी जो लायकात है उससे हमें कम लेना चाहिए ऐसा समझते थे। जिंदगी में उन्होंने अपना पगार कम करने के लिए अर्जी की। ज्ञानोदय ट्रस्ट में काम करते थे तो वहां उन्होंने अपना पगार जो लेते थे उससे कम लिया। महावीर जैन विद्यालय में उन्होंने कई साल काम किए, वहां भी उन्होंने अप्लाई किया कि नहीं मुझे इतना पगार नहीं चाहिए, मुझे इतना ही चाहिए। और आनंद जी कल्याण जी की पेढ़ी के इतिहास के बारे में भी उन्होंने पेढ़ी को खत लिखा कि मैं मेरी नादुरुस्त तबियत के कारण पूरा इंसाफ नहीं दे रहा हूँ, तो मेरा पगार जो 500 है उससे घटा के 300 कर दो। तो ऐसा लेटर उन्होंने लिखा। तो जिंदगी में न्याय संपन्न वैभव उसमें वो रहने वाले आदमी थे और वो शिवपुरी की पाठशाला में पढ़े हुए थे। जय भिक्खू उनके पितराई भाई उनके साथ थे। तो वो दोनों भाइयों में ये सब संस्कार इतने गाढ़ हो गए थे कि जिंदगी में उन्होंने प्रामाणिकता नहीं छोड़ी है। तो कस्तूरबाई को ये सब नजर में आया होगा और उन्होंने उनकी पसंदगी की। तो ऐसे ये काम श्री रतिलाल दीपचंद देसाई यानी मेरे पिताजी को सौंपा। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, मीन्स इतना अच्छा लग रहा है एक ऑथर के बारे में सुन के। शायद हम लोग बुक पढ़ लेते हैं पर वो ऑथर के बारे में इतना जान नहीं पाते। और ये प्रश्न मैंने आपसे किया उसके पीछे कारण भी ये है कि एक्चुअली जिन्होंने ये बुक लिखी है वो आपके पिता है। सो आप इनको बहुत अच्छी से जानते हो और मैं चाहता था कि आप दर्शक भी जाने कि किताब जिन्होंने लिखी है उनके जीवन के एथिक्स भी कैसे थे। क्योंकि जब आपने कहा कि श्री कस्तूरबाई लाल भाई कि उनके ऊपर भी हम लोग वक्तव्य चालू करें तो रुकना कहाँ, वो भी हमें ख्याल ना है। यानी इतने अच्छे अच्छे काम उन्होंने किया। तो विशेष व्यक्ति हमेशा विशेष व्यक्ति की खोज में रहता है और उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को ये इतिहास लिखने के लिए दिया कि जिसके जीवन में भी बहुत सारे एथिक्स हमें देखने मिलते हैं और रियली वेरी इंस्पिरेशनल। मालती बेन, मेरा नेक्स्ट प्रश्न आपसे है कि जब हम इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास कैसे लिखा जाता है और स्पेशली सेठ आनंद जी कल्याण जी की पीढ़ी का इतिहास किस आधार पे लिखा गया, उसके बारे में हमें और थोड़ा जानना है। जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो बिना साबिती के बिना पुरावे के हम कुछ नहीं लिख सकते, उसके लिए आधार तो चाहिए ही। तो आधार मिले कहाँ से? तो इतने सारे सोर्सेस है कि वो जो अकाउंट बुक्स चौपड़ा लिखा जाता है उसमें से थोड़ी बहुत हमको
माहिती मिल सकती है। जैसे ये नाम हमको इस अकाउंट बुक से मिल गया। फिर दस्तावेज होते हैं, फरमान्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये सब पेडी में बहुत अच्छी तरह से प्रिजर्व किए हुए हैं, इसलिए हम ये काम कर सकते हैं। यदि ये प्रिजर्व नहीं होते तो ये काम हो ही नहीं सकता है। कुछ लेख ऐसे आते हैं, कुछ बुक्स ऐसी आती है। शत्रुंजय के ऊपर इतनी सारी बुक्स लिखी गई है कि हम उनको गिनती करें तो बहुत संख्या हो जाएगी। और प्रोसीडिंग बुक होती है, जब वो मिनट्स बुक होती है, तो उसमें से भी हमको सब कुछ मिलता है। मैं मेरे पिताजी के साथ 2 साल काम किया उनके साथ। तो बैठक व्यवस्था कैसी थी, तो एक बहुत बड़ा हॉल था, उसमें सफेद चादर बिछाए हुए गद्दा था, उसके पीछे तकिया था। अपनी जूनी जो स्टाइल है ना, हम पहले पीढ़ी में जाते थे तो ऐसा ही था। अबाउट 60 सीनियर सिटीजन, सबको पता है कि उस समय टेबल कुर्सी नहीं था, उस समय तो नीचे बैठने का था। और जाजरमान लोग ऐसे तकिए पे रख के बैठते थे। तो मेरे पिताजी के साथ उन्होंने तो ऐसे ही काम किया, मैंने 2 साल ऐसे काम किया। एक पोटला निकाला, उसको खोला, उसमें से फाइल काढ़ा, फाइल के पन्ने देखते 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 जो भी इम्पोर्टेंट है उसको नोट डाउन किया। जेरोक्स भी उस समय बहुत अवेलेबल नहीं था, तो उस समय ऐसी मुसीबतों में एक काम किया। हम शाम को जब उठते थे तो जैसे पापड़ में से कट के नीचे गिर जाए ना, तो ये जो पुराने पेपर्स है, 2 साल 200 साल 250 साल 100 साल पुराने पेपर्स, उसके कॉर्नर्स नीचे गिर जाते थे। पन्ना हमको पलटना होता था तो धीरे से पलटना होता था कि वो फट न जाए। तो ये जो रिकॉर्ड है, बहुत अच्छी बात है कि पेढ़ी ने अपना रिकॉर्ड बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया है। वो क्रेडिट पेढ़ी को जाती है। यदि मेंटेन नहीं किया होता तो ये काम हो ही नहीं सकता था। और पेढ़ी ने ये मेंटेन किया, और पेढ़ी ने जो कुछ मेंटेन किया, उसके आधार पर जो कोर्ट के चुकादा आता है और जो बड़े लंबे लंबे फैसले होते हैं, तो मेरे फादर ने क्या किया कि बुक्स में थोड़ा रख दिया और फुटनोट में सारा का सारा मटेरियल डाल दिया कि किसी को जरूरत पड़े तो उसी बुक में से वो सारा का सारा मिल सके। तो इसलिए बुक का थोड़ी हैवी हो गई, मगर उसमें जरूरी सब बात आ गई, ऐसे मैं कह सकती हूँ। बहुत बहुत बात पूरा तो नहीं हो सकता कोई भी हिस्ट्री, मगर अच्छी तरह से तो हो गया। जी जी मालती बहन। सो मालती बहन, हम लोग व्हेन वी लुक एट द हिस्ट्री, ये आनंद जी कल्याण जी पेढ़ी की बात है। सो मुझे जानना है कि हाउ पालीताना, अहमदाबाद एंड पेढ़ी वर कनेक्टेड इन द हिस्ट्री। ये 3 वैसे तो अलग अलग स्थान है। पालीताना सौराष्ट्र में है, अहमदाबाद गुजरात में है, और पेढ़ी के मुख्य ऑफिस गुजरात में है, अहमदाबाद में है, मगर उनकी शाखाएं और जगह पे है। जैसे राणकपुर है, गिरनार जी है, तारंगा जी है, सेरीसा जी है, वहां पेढ़ी की ब्रांचेस है। मगर क्या हुआ कि शांतिदास झवेरी जो मुगल समय में हो गए, उनको एक डॉक्यूमेंट्स फरमान्स मिले मुगल बादशाह के पास से कि ये शत्रुंजय तीर्थ, ये आबू का पहाड़, ये फलाना तीर्थ हम जैनों को देते हैं। तो शांतिदास को उन्होंने सौंपा और अहमदाबाद का नगर क्षेत्र पर दिया। तो अहमदाबाद जैसे पश्चिम भारत में जैनों की बहुत सेंट्रलाइज बोल सकते हैं, ऐसी जगह है। तो अहमदाबाद एक मुख्य केंद्र है, इसलिए उसको उनको राजनगर भी बोला जाता था। तो राजनगर में रत्न ऐसी एक पुस्तक है जिसमें राजनगर में हुए जो अच्छे अच्छे लोग हुए उनके बारे में बहुत अच्छी बातें लिखी गई है। तो ऐसी ऐसी बुक्स हमको मिलती है। तो अहमदाबाद जैनों की प्रवृत्ति का केंद्र था। और पालीताना की प्राचीनता इतनी है कि जेम्स बर्जेस ने एक पुस्तक लिखा है, द टेम्पल्स ऑफ शत्रुंजय इन पालीताना। तो उसमें उन्होंने दिखाया है कि शत्रुंजय पर्वत कितना प्राचीन है। और आज से 150 साल पहले पुराने शत्रुंजय के फोटोग्राफ्स उनकी बुक्स में मिलते हैं। वो जो बुक है, वो अपना जो न्यूज़पेपर आता है ना, गुजरात समाचार और दिव्य भास्कर, उस साइज में छपा हुआ है। तो
आज से 150 साल पहले। तो ये जो पालीताना है वो बहुत प्राचीन है, और शांतिदास झवेरी को उनके जो फरमान प्राप्त हुए उससे तो उसका ऑफिशियल ऑर्डर भी मिल गया पालीताना का। और जो नगर सेठ है वो पेढ़ी में प्रमुख हो सके, ऐसा बाद में हम देखते हैं। तो जब हमने देखा कि 1787 का जो हमने चौपड़ा देखा, पन्ना देखा, उसमें पेढ़ी का नाम हमको मिलता है। तो पेढ़ी में जब ये काम शुरू हुआ, नगर सेठ शांतिदास झवेरी के पास उनके जो खुशाल दास सेठ, वखत चंद सेठ, वो सब आए, उन्होंने ये सब हैंडल किया, तीर्थों का वहीवट। और बाद में पेढ़ी का नामकरण जब हुआ होगा तब से पेढ़ी के हाथ में आया। तो पेढ़ी ये सब में बहुत अहम भूमिका बजाती है। और पेढ़ी की जो अहमियत है वो शत्रुंजय से इसलिए मायने रखती है कि शत्रुंजय के उस समय के में शत्रुंजय के ऊपर इतनी सारी नवटुक बनवाई गई। तो वो 400 साल में ये जो नवटुक का काम हुआ, ये सब शांतिदास झवेरी को ये पेढ़ी मिली, ये शत्रुंजय तीर्थ का परवाना मिला। और उसके बाद ये जो धीरे धीरे डेवलप होता गया, तो पेढ़ी का मानो के 80%, 70 to 80% कारोबार जो है वो शत्रुंजय का है, दूसरा का भी है, मगर ज्यादा भाग उसका शत्रुंजय का है। और पेढ़ी ने ऐसी व्यवस्था की है कि वो लोग तो अहमदाबाद में है, प्रादेशिक ट्रस्टी और वो सब, तो मगर सभी जगह सारे भारत में उनके एक एक ट्रस्टी होते हैं। वैसे 100, 125, 150 से ज्यादा ट्रस्टी है सारे भारत के, वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो भावनगर में जो उनके रिप्रेजेंटेटिव है, वहां प्रार्थना जैन युवक मंडल चलता है। तो पालीताना में कोई भी प्रॉब्लम हो तो अहमदाबाद वाले को पहुंचने में दिक्कत होगी, मगर पालीताना का 1000 से ज्यादा जो सभ्य है, ऐसे प्रार्थना युवक मंडल वहां पहुंच जाता है और अपनी परिस्थिति संभाल लेता है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसमें वो खड़े रहते हैं। वीरचंद राघव जी गांधी वो महुआ के थे, तो कैसे ऐसे कोर्ट केस थे वो वीरचंद राघव जी गांधी ने पेढ़ी के लिए लड़े। तो ऐसे ऐसी प्रतिभाएं पेढ़ी के साथ जुड़ी हुई है। और उसमें केंद्र हम शत्रुंजय को भी कह सकते हैं, अहमदाबाद को भी कह सकते हैं, दूसरा भी है उसका कारोबार, मगर ये उनके केंद्र स्थान रहे। राइट राइट। सो ये तीनों का कनेक्शन आपने बहुत अच्छी से को शांतिदास जी झवेरी को फरमान मिला था और पालीताना का पूरा वहीवट उनके अंडर आया, अहमदाबाद के वो नगर सेठ थे। तो इस प्रकार से ये पेढ़ी बहुत सारे अलग अलग प्लेसेस को मैनेज करती थी, पर उसका मेन पालीताना था, यानी ज्यादा उनका मैनेजमेंट और पालीताना का जो व्यवहार है वो ज्यादा होता था। यस। सो मालती बेन, ऐसा सुना है कि आज से तकरीबन 100 साल पहले लोगों को कुछ समय तक शत्रुंजय की यात्रा से वंचित रहना पड़ा था। जैसे अभी हमने कोरोना काल में देखा कि कुछ समय के लिए लोग यात्रा नहीं कर पाते थे, गवर्नमेंट का ऑर्डर था कोरोना को लेके। सो उसी प्रकार तकरीबन 100 साल पहले ऐसा एक समय आया था जब लोगों को यात्रा से वंचित रहना पड़ा था। तो हमें वो घटना जानना है कि वो घटना क्या थी, और शेठ श्री आनंद जी कल्याण जी पेढ़ी की उसके अंदर क्या भूमिका रही। ऐसे तो कई प्रॉब्लम पेढ़ी का जब हम इतिहास देखते हैं तो आते हैं। ऐसा ही एक प्रॉब्लम था। पालीताना में शत्रुंजय तीर्थ आता है। पालीताना उस समय छोटा राज्य था। गुजरात में छोटे छोटे रजवाड़े बोलते हैं ना, छोटे छोटे स्टेट। तो गोंडल का, राजकोट का, पोरबंदर का, ऐसे पालीताना का राज्य था। उसका जो राजा होते उनको दरबार बोलते हैं, दरबार। तो दरबार का राज्य था। दरबार के साथ पेढ़ी के इश्यूज चलते थे। कुछ उसको उसको प्रिजर्व करने के लिए कानून भी बनाए गए, मगर एक दफा दरबार ने ऐसा किया कि पालीताना की जो भी यात्रा करेगा उस सभी व्यक्ति को कर देना होगा, मुंडका देना। मुंडका माने माइंड, मुंडक, मुंडक माने माइंड। पर पर्सन, 2 आदमी रहे तो 2 मुंडक, यानी जितने आदमी है उसका उसको फीस देनी होती है। हम बेड़ा बोलते हैं, सादी भाषा में फीस बोलते हैं कि हम कहीं जाते हैं तो एंट्री फीस देनी होती है। तो चलो पर हेड आपको 10 रुपया देना है।
तो दरबार ने ऐसा सोचा कि हम मुंडका वेरा लगाएंगे, मुंडका वेरा। तो मुंडका वेरा लगाना कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, 2 रुपया 5 रुपया मायने नहीं रखता है। मगर गुजराती में एक कહેવત है कि डोशी मरी गई एनो भो नहीं, पर जब घर बाળી जाए एनो भो है कि डोशी मर जाएगी उसकी बीक नहीं है, मगर जब हमारा घर बाळ जाएगा, यम राजा हमारा घर देख जाएगा, उसका बीक है। तो पेड़ी ने सोचा कि ये तो बहुत बड़ा इश्यू है, इसका विरोध करना चाहिए। और साधुओं के सूचना के बाद, उनके साथ मसलत करने के बाद पेड़ी ने ये फरमान बाहर कर, एक नोटिस बाहर कर दी। और मैं तारीख बोलती हूँ, 1 अप्रैल 1926, 1926, 1 अप्रैल से यात्रा बंद हो गई। तो 1 महीना 2 महीना 3 महीना लड़त चलती गई, आक्षेप और प्रति आक्षेप, कोर्ट में केस चला, उन्होंने अपना पक्ष रखा, इन्होंने अपना पक्ष रखा, बहुत चला। और उसके बारे में उस समय के न्यूज़पेपर में भी बहुत सारी बातें आती थी। उसकी तो बहुत बड़ी फाइल मैंने अपनी आंखों से देखी है। इतने सारे इश्यूज है कि उसमें से तो हमको बहुत कुछ मिल भी सकता है, मगर हम नहीं जा सकते। मगर उसमें जो बात है, तो ये इतनी चली कि 26 मंथ, 2 साल और 2 महीने ऊपर ये लड़त चली। और जब ये चुकादा आया कि मुंडका वेरा नहीं लागू करना है, तब 30 मई को, 30 मई के पहले 25 मई को जाहिर किया गया। और 1 जून 28 को यात्रा शुरू हुई। तो वो जो यात्रा शुरू हुई, उस समय जो गीत गाए गए, वो कवियों ने उसके बारे में गीत लिखे। और ऐसा ही एक बहुत बढ़िया गीत है, उनकी मैं चंद लाइनें ही सुनाऊंगी, ज्यादा नहीं सुनाऊंगी। मगर 26 मंथ ये यात्रा बंद रही, और जब वो खुली तब कैसा माहौल होगा, वो बहुत एक्सीलेंट दृश्य होगा। तो हमारे एक कवि है, श्यामजी भाई हेमचंद भाई देसाई, उन्होंने ये गीत लिखा। आज आनंदनी नौबतो गड़गड़ी, आज तो हर्षना तूर वाग्या, स्नेहना सागरो आज उछળી રહ્યા, आज જૈનો તણા પુણ્ય જાગ્યા, आज આખડી તૃપ્ત થાશે, હવે વિરહની વેદના સર્વ જાશે, પુત્ર ઉત્સવ થકી अधिक उत्सव समा, आज उभराय हृदयो उल्लास है। ये मुझे गाना नहीं आता है, मगर वैसे ही मैंने ये सुना दिया कि क्या उनका वो भाव था, बहुत बढ़िया उस समय का जो माहौल था। तो पेड़ी ने ऐसे ऐसे कई निर्णय दिए हैं कि जिसकी वजह से हमारे हक को कोई क्षति न पहुंचे। और हम बिनजरूरी हक भी लेना नहीं चाहते हैं, मगर हमारा जो है वो तो हमारे हाथ में रहना चाहिए, उसकी तो वो खेवना पहले से करते आ रहे। जी जी, अमेजिंग अमेजिंग मालती बहन। सो मेरा थोड़ा समय कम है, पर प्रश्न बहुत है, और श्रोताओं को भी कोई प्रश्न है तो आप क्विकली चैट बॉक्स के अंदर या Q&A में डाल सकते हैं। तो मालती बहन, नेक्स्ट प्रश्न ये है कि आनंद जी कल्याण जी पेढ़ी जो है, उसके कार्य क्षेत्र के बारे में हमें कुछ जानकारी दीजिए, यानी कौन से क्षेत्र में वो कार्य करती है। हाँ, जो आनंद जी कल्याण जी की पेढ़ी है, उसकी स्थापना वैसे तो हमारी धर्म भावना विकसित हो, इसके लिए ही की जा सकती है। तो उसके लिए ये जो हमारे 7 क्षेत्र है, वो बहुत मायने रखते हैं। 7 क्षेत्र जो हम बोलते हैं, उसमें जीन मंदिर 1, जीन बिंब 2, जीन वाणी यानी आगम 3, और साधु साध्वी श्रावक और श्राविका ये 4। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, देरासर, प्रतिमा जी, आगम, साधु साध्वी श्रावक और श्राविका, ये जो 7 क्षेत्र है, उसका विकास हो, उसकी धर्म भावना प्रबल हो, वो गलत रास्ते पे न जाए, इसके लिए जो भी व्यवस्था करनी हो, तो वो सब करने की पेढ़ी के कार्य क्षेत्र में बात आती है। हम एक के बाद एक को जरा जल्दी से देख लेते हैं। तो जीर्ण मंदिर, तो मंदिर की स्थापना तो सही बात है, मगर मंदिर का जीर्णोद्धार वो उससे भी अगत्य की बात है कि जो अपना पुराना है उसको रिस्टोर करना है।
पाड़ के नया नहीं बना है, रिस्टोर करना है। राणकपुर में जब उन्होंने देखा कि 1936 में कि ये तीर्थ तो बहुत बढ़िया है, ऐसे तो वहां सांप, खजूरा और जहरी जानवर थे, वाघ भी वहां आता था। उस समय में कस्तूरबाई लालबाई वहां अपने शिल्पी को लेके, सोमपुरा को लेके गए। उन्होंने बोला कि ये तो बहुत बढ़िया कारीगरी वाला है, उसके ऊपर तो थपेड़े लगे हुए थे, कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा होगा। तो उसको देखा, उसको कैसे रिस्टोर करना है, इसके लिए वैसे तो कस्तूरबा एक पाई भी खोटी नहीं जाने देते थे, मगर जब तीर्थ के जीर्णोद्धार की बात आई तो उन्होंने पैसों का विचार ही नहीं किया। जितनी जरूरत पड़े, दी बेस्ट काम होना चाहिए, ऐसा काम उन्होंने किया। बेलवाड़े का जीर्णोद्धार भी पेढ़ी हस्तक हुआ। तो बेलवाड़ा के मंदिर में जो आरस रखा, वैसा आरस पहले तो ढूंढा। अंबाजी के पास दाता में वैसा आरस था, तो वहां से आरस मंगवा के फिर काम शुरू किया। कहीं भी बांधछोड़ नहीं करते थे, 19-20 नहीं चलाते, ये चाहिए मगर चाहिए, इसके बिना चलेगा ही नहीं। तारंग राजे ने भी ऐसा काम किया। तो जीर्णोद्धार का काम पेढ़ी का मुख्य काम है। और कोई भी सारे भारत में कोई भी तीर्थ में जीर्णोद्धार की जब जरूरत होती है, तब पैसों की जरूरत होती है, तो पेढ़ी पेढ़ी के पास जीर्णोद्धार का फंड भी है। वो फंड से वो कई सारे तीर्थ स्थानों को मदद भी करते हैं, क्योंकि वो रिस्टोर कर सके। जिन बिंब यानी प्रतिमा जी का भी, वो जो पुरानी प्रतिमा है उसको नए मंदिर में लगवानी हो तो उसको भी वो प्रोवाइड करते हैं। जिनवाणी माने पुस्तक प्रकाशन का काम भी उनका चलता है, वो भी एक अलग बात है, उसमें हम नहीं जाते हैं। साधु साध्वी की वयावत ठीक से हो, उनकी सब नीड्स हो, वो अच्छी तरह से हम पूरी कर सके, उसका ध्यान रखते हैं। और श्रावक श्राविका की धर्म भावना बनी रहे, उसमें वृद्धि रहे, उसके लिए धर्मशाला, भोजनशाला, देरासर, पूजा की व्यवस्था, केसर, सुखड़, फूल, दूध सब अवेलेबल हो, और अपने नियम के मुताबिक, अहिंसा का हमारा धर्म है, जीव हिंसा नहीं होनी चाहिए, ऐसे ये मिलने चाहिए। इसका वो पॉलिसी है कि पानी भी अपने नियम के अनुसार मिलना चाहिए। तो जब जब नया आता है तो वो सोचते हैं कि उसमें क्या रास्ता निकल सकता है। फिर जो जीवदया का काम है वो तो जैनों का है ही, इतनी सारी पांजरापोल है। तो पालिताना के पास में छापरियाली है, वो पांजरापोल का वहीवट पेढ़ी हस्तक है। और अनुकंपा का काम, कि जब दुष्काल आता है तब ये बहुत सारे समाज को भी मदद करते हैं। अभी संवेद भाई के लेक्चर से मैंने ये बात सुनी है कि ये कोरोना के काल में पेढ़ी ने 30 किलो वजन की एक किट, ऐसी 15 से 18,000 किट का वितरण किया है, और वो भी नाच जात के भेदभाव के बिना। तो ऐसे ऐसे सोशल वर्क्स भी हमारे पेढ़ी के अंदर होते हैं, अनुकंपा दान भी। तो ये सब पेढ़ी का कार्य क्षेत्र है, उसके बारे में जितना बोलो इतना कम है। और जो आवक आती है, लोग अपनी भावना से देते हैं। कि पेढ़ी के इतिहास में इतने सारे पन्ने हैं जिसमें लिखा है कि उन्होंने इतना दान दिया, कोई न जानता है उसने भी ये दान दिया। तो ये दान जो आता है वो जिसके लिए आता है उसके लिए उसका उपयोग हो, वो भी पेढ़ी देखती है, और ऐसे ये पैसे का, अपनी रकम का उपयोग करते हैं। तो ऐसे ये पेढ़ी का वहीवट चलता है। ये सब उसके कार्य क्षेत्र है। जी जी मालती बहन, बहुत सारे कार्य क्षेत्र आपने बताए, 7 क्षेत्र बता दिए, और अलग अलग कहाँ कहाँ संस्था काम करती है, जीर्णोद्धार का कार्य बड़ा लेके बैठी है। सो मालती बहन, आपने कहा कि कुछ कुछ पॉलिसी होती है संस्था के अंदर। सो बेसिकली कोई भी संस्था का कारोबार है या उसका आधार उसके बंधारण पे होता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन उसका। सो हमें जानना है कि आनंद जी कल्याण जी पेढ़ी जो है, तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन कब एस्टैब्लिश हुआ? अब पेढ़ी जो है वो मैंने आगे थोड़ा बोला कि नगर क्षेत्र की जो परंपरा है, उनके जो वंशज है, उनके जो प्रतिभाशाली अग्रणी है, वो उसमें अग्रिम रोल निभाते थे। तो एक समय ऐसा आया कि कोर्ट में कुछ केस हुआ, तो सब ये काम करना जरूरी हो गया। तो ईस्वी सन 1880 में, 1880 में उसका पहला बंधारण लिखा गया। और ये बंधारण जब लिखा गया तब कितने सारे लोग मिले थे, कितने दिन काम किया, ये सब हमको मिलता है। तो इतना अच्छा बंधारण हुआ
कि कई सालों तक ये काम अच्छी तरह से चलता रहा। फिर बाद में जब समय बदला, परिवर्तित होता है, तब जरूरत होती है। फिर बाद में 1912 में, यानी आज से 109 साल पहले, दूसरा उसका बंधारण, जो उसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस करना था, वो हो गया। और तीसरी वक्त 1962 में, 1962 में उनमें जो सुधार करना था, ये हो गया। और इसकी अभी जो प्रादेशिक प्रतिनिधि है सारे भारत में, ये उनका जो रूल्स है, उनकी जो पॉलिसी है, उनके हिसाब से सारा भारत का कारोबार चलता है। और पेढ़ी में अब तक 8 प्रमुख हुए हैं। प्रमुख 1880 से शुरू हुए। मैं जल्दी से उनका नाम बोल दूंगी। सेठ प्रेमाभाई हेमाभाई 1880 से 87 तक। फिर मायाभाई प्रेमाभाई 87 से 1902 तक। बाद में लालभाई दलपत भाई 1903 से 12 तक। चिमन भाई लाल भाई फिर सिर्फ 2 महीने के लिए आए थे। बाद में कस्तूरभाई मणिभाई, वो 1913 से 28 तक। कस्तूरभाई लाल भाई 1928 से 1976 तक, उन्होंने लगभग 50 साल काम किया। बाद में श्रेणिक भाई कस्तूरबी आए 1976 से 2015 तक। और 2016 से संवेक भाई लाल भाई ये पेढ़ी का प्रमुख पद संभाल रहे हैं। उनके जो नियम है बंधारण के, उसके अनुसार ही ये सब काम चलता है और बहुत अच्छी तरह से चलता है। और वडीलों ने जो सिस्टम पैदा की है, वो इतनी ठोस है कि उससे हमारा बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो संवेक भाई अभी उसको अच्छी तरह से संभालिए। जी जी मालती बहन, आपने बहुत सुंदर तरीके से ये बताया। अब मुझे अगला प्रश्न आपसे ये पूछना है कि पालीतना, जिसे हम सिटी ऑफ टेम्पल भी कहते हैं, और आज हमें जो इतना सुंदर उसका स्वरूप देखने मिलता है, हम पहाड़ों के ऊपर चढ़ते हैं और वहाँ आलीशान और भव्य इतने जिनालय वगैरह सब देखने मिलता है। सो डेफिनेटली इसके पीछे कोई ना कोई इतिहास रहा होगा, इसके निर्माण के पीछे। तो मुझे इन जनरल ये जानना है कि आनंद जी, कल्याण जी के पेढ़ी को जब से ये कारोबार हाथ में आया, उसके बाद क्या क्या विशेष निर्माण पवित्र गिरिराज के ऊपर हुए? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। पालीताना में लोगों की श्रद्धा इतनी दृढ़ थी। ऋषभदेव भगवान वहां आए हैं और सभी ने इनकी वहां आके मोक्ष प्राप्त किया है, तो लोगों की श्रद्धा तो बनी ही रहती है। और फिर ये जो राज सत्ता पलटती गई, उसमें भी वो टिक गया। और वहां दादा का डेरा सर तो था, मगर जो जैन पैसा कमाते हैं, जिसको कोई काम अच्छी तरह से करना होता है, उनके मन में एक भावना होती है कि मैं वहां जाके ऊपर डूंगर के ऊपर, पर्वत के ऊपर एक मंदिर बनवाऊं। तो ऐसे ऐसे मंदिर बनते गए, तो हमारी नव टूक बोलते हैं। टूक माने विभाग, उसका शाखा है। तो 9 ऐसे मंदिर ऊपर पालीताना के ऊपर, तो सिटी ऑफ टेम्पल्स इनको कहा गया। तो तब आप विचार करिए कि आज से 200-400 साल पहले, जब ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब इतने सारे पत्थर, इतना सारा सामान, इतना सारा माल ऊपर कैसे पहुंचाया होगा, ऊपर कैसे काम किया होगा, ये सबका इतिहास भी बहुत रोचक है। मगर ये जो 9 टोक की हम यात्रा करते हैं, पालीताना ऊपर जाते हैं, तो लेफ्ट साइड दादा के डेरा सर सीधा जाते हैं, और राइट साइड से जाते हैं तो 9 टोक में होके दादा के डेरा सर में हम जा सकते हैं। ऐसे ये सब मिला हुआ है। तो ये 9 टोक कब कब बनी, उसका खाली मैं नामोल्लेख करके विराम कर दूंगी कि 125 की टोक है, तो विक्रम संवत 1675, तो 1675 में बनी, आज से करीब 400 साल पहले। फिर छिपावासी की टोक 1791, 1791। फिर प्रेमवासी की टोक विक्रम संवत 1843, 1843। फिर हेमवासी हेमाबाई शेठ की टोक वो 1886, 1886। फिर 4 टोक है जो 1893 में बनी है, वो है उजमफाई की नंदीश्वर द्वीप की टोक, साकरवासी की टोक, बालावासी की टोक, मोतीसा की टोक।
मोती शाह की टोक भी उसी समय बनी। मोती शाह की टोक का इतिहास तो ये है कि दो बड़े बड़े पर्वत थे, मतलब वहां ऊपर कोई जगह नहीं थी। संघ ने पेढ़ी ने बोला कि अभी इधर जगह नहीं है, तो मोती शाह सेठ ऊपर गए थे। उन्होंने देखा ये खाई है दो पर्वत के बीच में, आप मुझे ये खाई तो दे सकते हो ना, खाई में मैं काम करूंगा। तो उन्होंने खाई में लेवल करके, वो लेवल अपना जो कारोबार था शीशम और खांड का, उससे पढ़ा पूरा, ऐसा इतिहास मिलता है, मुझे पूरा पता नहीं है, मगर उन्होंने लेवल कर दिया और वहां एक टोक बना दी। तो कैसे कैसे काम पे ऊपर हुए हैं वो हमको अचरज में डाल देते हैं। लास्ट में जो है नरसिंह केशव जी की टोक, वो 1921 में हुई है, तो आज से उसको भी 150 साल हो गए। तो ये सब तो ऊपर का वैभव है, नीचे भी वैभव बढ़ता ही जाता है। जैसे हम देखते हैं कि समव शरण का जिन मंदिर है, हमारे बाएं हाथ में बाबू का देरासर है, तो दाएं हाथ में समव शरण का मंदिर है। थोड़े ऊपर जाते हैं तो कीर्ति स्तंभ है, तड़ेती है, उसमें भी बहुत सारा काम किया है। तो ऐसे 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 पेढ़ी की रमणीयता बनी रहे और लोगों, मेन तो लोगों की आस्था बनी रहे, धर्म भावना दृढ़ हो, इसके लिए ये सब काम होते जा रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। सो मालती बहन, हमारे साथ एक रेणु जी जुड़े हुए हैं जिन्होंने राणकपुर के रिस्टोरेशन के ऊपर आर्टिकल लिखा हुआ है। और जैसे कि आपने मेंशन किया कि राणकपुर का भी जो ये रिस्टोरेशन का काम है वो आनंद जी कल्याण जी पेढ़ी ने करवाया था। सो रेणु जी का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस उसके ऊपर रहा रहेगा। मैं उनको भी पैनल के ऊपर इनवाइट करूंगा, पर उनको इनवाइट करता हूं उससे पहले आपको एक अंतिम क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि ऐसे कोई ऐतिहासिक निर्णय जो भूतकाल में पेढ़ी ने लिए हो और उसका फल हमें आज चखने मिल रहा है, ऐसे कोई ऐतिहासिक निर्णय जो पेढ़ी ने लिए हो भूतकाल में। वैसे तो पेढ़ी का बहुत बड़ा ये इश्यू है, क्योंकि जब जब कोई भी प्रश्न आता है तो उसको सॉल्व करने के लिए दरबार के पास जाना होता है, कोर्ट में जाना होता है, जो सरकार है उनके पास जाना होता है, अंग्रेजों थे तब उनके पास जाना होता होगा। मगर एक ऐसे तो बहुत सारे किस्से, में दो तीन किस्से इधर सुना दूंगी। हमें दादा की टोक जो आदेश्वर भगवान का मेन मंदिर है उसकी बात यहाँ करते हैं। तो उस मंदिर में रामपोल हाथीपोल ऐसे ऐसे अंदर अंदर हम जाते हैं, तो हमारे वडीलों ने देखा और शिल्प शास्त्रियों ने और महाराज साहबों ने भी देखा कि प्रतिमा जी कुछ ऐसे वैसे रॉन्ग जगह पर रखे हुए, कोई भी कारण होगा इसका, मगर उसको सही करना कर सकते हैं हम। तो उन्होंने पहले तो डिसीजन लिया कि ये जो प्रतिमाएं हैं 500 से ऊपर संख्या थी, उसको हम उत्थापन करके एक अलग अच्छी जगह बना के वहां उनको स्थान दे दे, तो एक अच्छी टोक हो जाएगी और नया जो देरासर है नवी टोक हो जाएगी। तो ये इसके बारे में बहुत विरोध सहना पड़ा पेढ़ी को, और बहुत बड़ा लिटिगेशन है उसका, उसमें हम नहीं जाते हैं। मगर पेढ़ी ने जो काम किया, तो पहले तो ये निर्णय किया कि ये सबका उत्थापन करें, फिर दादा की भक्ति हम जब प्रदक्षिणा करते हैं तो तीसरी भक्ति में ये टोक आ जाए, इसी तरह से एक जगह का उन्होंने निर्णय लिया और वहां ये सारे की सारी मूर्तियां रखी। उसमें सिर्फ 10-12 मूर्ति का आदेश जो उनके पूर्वज ने किया था उनको दिया, और किसी मुख्य मूर्ति का आदेश उछामणी करके दिया। बाकी की जो 489 जैसी मूर्तियां थी उसकी चिट्ठी का ड्रॉ किया। आपको नकरा भरना है कि आपको 250 रुपया भरना है, 2500 रुपया भरना है एक मूर्ति के लिए, तो ऐसे तो 1500 अर्जी आ गई, उसमें भी जो नसीबदार होगा उसका नाम आएगा। तो छोटे के छोटे आदमी को भी ये लाभ मिल सके, इसलिए ऐसी सिस्टम करके ये नई टोक में प्रतिष्ठा का लाभ दिया गया। ये पेढ़ी की एक अच्छी बात है। पेढ़ी की जात्रा, जब आप पालीताना की यात्रा करते कोई भी यात्रिक नीचे आता था, तो आज से 150 वर्ष पहले कल्याण विमल जी महाराज साहब हो गए, उन्होंने देखा कि ये आदमी नीचे आता है तो थका हुआ है, हारा हुआ है, प्यास लगी है, भूख लगी है, कुछ है ही नहीं। तो उन्होंने किसी को प्रेरणा दी, तो एक वड के नीचे एक बैठक थी, वहां पानी का रखा साधन,
थोड़ा चना ममरा रखा, ऐसे कुछ देना शुरू किया। फिर बाद में किसी ने छाछ देना शुरू किया, किसी ने थेपला देना शुरू किया। फिर लाल भाई दलपत भाई की माता जी गंगा माँ, उन्होंने भातागर का निर्माण करवाया। उनकी तस्वीर हमारे पास है। वो भातागर है, वो 1940 1914 में बना है। उसको लाल भाई ना माताजी गंगाबाई, उनके नाम से ये जो भातागर है ये बना हुआ है। तो ये 100 साल से भी पुराना है। अभी जो हम बैठते हैं वो नया है, मगर ये शुरुआत जो हुई ये इसकी तख्ती हमें बताती है कि ईस्वी सन 1914 में ये भातागर की शुरुआत हुई थी। तो ये भातागर की शुरुआत की वो भी एक अच्छी बात है। जो रिस्टोरेशन है रखोपा, रखोपा ना करारों भी करे जाते थे, तो ऐसे तो उद्धार भी बहुत सारे हो गए। रखोपा का करार एक हमें मिलता है 1707 का, जिसमें तीसरी लिपि पे शेठ शांतिदास सहस्करण का नाम लिखा हुआ मिलता है। तो हम सोच सकते हैं कि पालिताना के साथ ये शांतिदास सहस्करण का नाम हो। इसकी जो तीसरी लिपि है उसमें ये जो अंडरलाइन करते हैं शांतिदास सहस्करण ऐसा नाम लिखा है। ये और दूसरा और कोई नहीं है, ये नगर साठ शांतिदास झवेरी है। शांतिदास सहस्र किरण उनका पिता का नाम था। तो उस समय की गुजराती की भाषा में ये 1700 साल का रखोपा का करार है। पालिताना को रिजर्व करने के लिए सबकी सही देने के बाद ये मिला है। तो ये जो सब हिस्टोरिकल एविडेंस है हमारे पास, ये सब बताते हैं कि ये पीढ़ी को विरासत में मिले हैं, और विरासत में मिले इस सभी बात को रिस्टोर करना, रखना, उसका हक जो न चला जाए इसके लिए जागृत रहना, ये सभी काम पीढ़ी करती है। और पीढ़ी को हम जितना धन्यवाद करें इतना कम है। पीढ़ी के प्रमुख प्रतिनिधि, सभी कार्यकर्ता और उनके पीछे जो मेन फोर्स है वो सबको हमें सलाम करनी चाहिए, तब ये चलती है। हम हमारे घर में 5 मेहमान आते हैं तो भी हम ऐसा हो जाता है कि ऐसा करेंगे, तो इतना बड़ा कारोबार कैसे चलता होगा। पैसा को गिना नहीं जाता था, उसका वजन किया जाता था, वजन करके रखते थे कि ये इतना हो गया। तो ऐसे भी उसको मेथड थी। तो ऐसे ऐसे ये सब चलता है। और मेरे फादर की एक बात है कि कोई भी पुस्तक हो, ये एक बच्चा है, जीवता जागता बच्चा है। जब माँ की गर्भ में 9 महीने पलने के बाद बालक का जन्म होता है, ऐसे कोई भी पुस्तक लिखा जाता है तो वो जीता जागता बच्चा है, उसको हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए। और उसको रिस्पेक्ट देने के लिए ये काम ये तो एक दाखला है, ऐसे तो कई पुस्तकें हमारे पास है जो बड़ी मेहनत के बाद लिखी गई हुई है। तो उन सबको हमें सलाम करना चाहिए। इसके साथ मैं मेरी बात रखती हूँ। थैंक यू सो मच मालती बहन। इतना इंटरेस्टिंग ये टॉपिक था और बहुत सारी आपने अलग अलग पहलुओं के ऊपर जानकारियां हमें दी। हमारे साथ पैनल के ऊपर रेनू जी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने राणकपुर के रेस्टोरेशन के ऊपर आर्टिकल लिखा है। तो रेनू जी आप अनम्यूट कर सकते हैं और हम जानना चाहेंगे कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, और आनंद जी, कल्याण जी, पेड़ी की जो भूमिका है इसके रेस्टोरेशन को लेके, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? It was first of all, thank you for inviting me on the panel. If I speak in English, it's fine. Yeah, fine, no problem. So it was a very accidental thing. I had gone to Ranakpur for a pilgrimage, and I was completely awestruck by the work of restoration that has been done there. Because normally what you see is restoration works all over the world is के वो जब restoration होता है तो it's very technically done. It only involves the technicians and it's that kind of work. But if you see in Ranakpur, first of all, they've differentiated both what was original and what has been restored. So they're not trying to kind of pass off the new work as the old work. It's very clearly and categorically you can figure it out there. And the involvement of all the Jain Munis in the restoration work. So that it's a very, very unique feature I feel in the restoration work there. और वो जो पूरी हिस्ट्री है कि कस्तूरभाई लालभाई discovered that in the Aravalli mountains jungles, and he would have gone there on a bullock gadi, and he would have worked and to create a team over there. It itself is a phenomenal process.
और ये तभी मुमकिन हो सकता है जब पेडी लाइक आनंद जी, कल्याण जी are involved, where there's so much of commitment. If you go to Palitana also, there's also restoration work happening there. So both the places, and जैसे मालती बहन ने कहा जो trust deed थी उनकी, as a lawyer I was very fascinated to learn more about it. नॉर्मली क्या होता है, कोई भी एक डॉक्यूमेंट बनता है, कोई भी अग्रीमेंट बनता है तो उसकी लाइफ स्पैन और शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है. लेकिन ये जो आनंद जी, कल्याण जी की जो मैंने स्टडी, whatever little I've studied, that it's been continuously in operation for more than 200 years. And इस तरह की एक ट्रस्ट डीड को बनाना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है कि टू हैव दैट विजन कि कोई भी कुछ चीज इतने सालों तक चलेगी. ऑफ कोर्स देयर मे बी माइनर चेंजेस एंड अमेंडमेंट्स टू द ट्रस्ट डीड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, but to make something so fundamentally strong is very, very unique. यस ट्रू रेणु जी, अग्री है. और आपने बहुत सुंदर बात कही कि काफी टाइम कैसा होता है कि रेस्टोरेशन वर्क होता है और हम लोग पुराना होता है उसके ऊपर ऐसा नया काम कर देते हैं और उसको पुराना गिनाने लगते हैं. तो ये चीजों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए. अगर कोई ट्रस्टी वगैरह भी यहाँ सुन रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हमारे पुराने को प्रिजर्व करके रखें. उसके ऊपर ऐसी कलर काम और ऐसा कुछ काम ना करवा दे जो न्यू हो और फिर उसको हम ओल्ड गिनवाए, क्योंकि हमारी हिस्ट्री, हमारे हेरिटेज ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. हमें और हिस्ट्री को बिल्कुल प्रिजर्व करके रखना है. बिल्कुल. और इसके अंदर जो भावार्थ उन्होंने जो प्रिजर्व करके रखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक रिस्टोरेशन वर्क इज हैपनिंग इवन इन सिस्टीन चैपल एंड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, बट इसको जिस तरह से किया है पूरा, द एंटायर अप्रोच वाज सो गुड. यस ट्रू अमेजिंग. वी रियली अप्रिशिएट. और हमें एक ऐसी पीढ़ी के इतिहास के बारे में आज जानकारी हासिल हुई और हमें आनंद हो रहा है कि इसी पीढ़ी के साथ संलग्न ऐसे कोई तीर्थों के ऊपर, जैसे कि रेणु जी ने रानकपुर जी के ऊपर काम किया, ऐसे ही बहुत सारे स्कॉलर्स होंगे जिन्होंने अलग अलग तीर्थों के ऊपर काम किया रहेगा और उनका भी ऐसा अनुभव हुआ रहेगा. सो हम दिल से अनुमोदना करते हैं ऐसी पीढ़ी की जो हमारी ये जो हेरिटेज है उसको संभाल के रख रही है इतने सालों से और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है. सो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मैं मालती बहन शाह का, जो भावनगर से हमारे इनविटेशन को एक्सेप्ट करके जुड़े जैन टॉक्स के ऊपर. और हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि हम कोई डिफरेंट टॉपिक प्रस्तुत करें जिससे लोगों को अलग अलग फील्ड्स की भी जानकारियां मिल सके. सो मुझे ऐसी आशा है कि आप सबने आज के टॉक में से बहुत सारी नई नई जानकारियां प्राप्त की होगी, हासिल की होगी. तो इसी तरह आप जैन टॉक से बने रहिए और इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देंगे. और विराम देने से पहले हर बार की तरह मालती बहन, मैं धन्यवाद करता हूं हमारे सभी श्रोताओं की ओर से, फाउंडर की ओर से और जैन फाउंडेशन की पूरी टीम की ओर से, जगत के सभी जीवों का. हाँ मालती बहन. मैं भी बहुत आभारी हूँ कि मुझे ये मौका दिया गया और ये सारी बातें रखने का एक चांस मिला. नहीं मालती बहन, आप तो पहले भी आ चुके हो जैन टॉक्स के ऊपर और पहले भी आपने ऐसा ही एक बहुत ही अच्छा टॉक सेशन में सब्जेक्ट दिया था जिसके अंदर हमने नगर से शांतिदास झवेरी जी के ऊपर बात की थी और वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा था. और आज ये टॉपिक भी बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा. अब हम आज के सेशन को विराम देते हैं और विराम देने से पहले जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना. अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ. खामेमि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूवेसु वैरम मज्जन केणै, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो. प्रणाम मालती बहन. प्रणाम प्रणाम, सभी को प्रणाम.